बैंकॉक के लग्जरी विला में बैठा एक शख्स अपना लैपटॉप चला रहा था कि अचानक उसे बाहर एक जोरदार एक्सीडेंट की आवाज सुनाई दी। इस बात से बिल्कुल बेखबर कि उसकी अय्याशी वाली जिंदगी का कुछ ही मिनटों में इख्तिताम होने वाला है। वो शख्स अपना लैपटॉप वहीं पर खुला छोड़कर बाहर की तरफ भागा। कहने को तो एक लड़की ने अपनी टोयोटा कैमरी उसके विला के गेट में मारी थी, लेकिन असल में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 7 मुल्कों की पुलिस इस दिन का कई सालों से इंतजार कर रही थी। ये बैंकॉक में 5 जुलाई 2017 की सुबह थी और जिस शख्स की हम बात कर रहे हैं ये कोई मामूली इंसान नहीं है। ये मल्टी मिलीनियर बादशाहों वाली जिंदगी गुजारता था। दिन को पोर्शे, शाम को BMW और रात को ये बंदा लैम्बोर्गिनी चलाता था। दुनिया की नजर में ये एक वेब डेवलपर, लेकिन असल में ये बंदा किंग ऑफ डार्क वेब के नाम से पहचाना जाता था। वो शख्स जिसने सालों से अपनी आइडेंटिटी को छुपाए रखा, एक छोटी सी गलती उसका सब कुछ बहा गई। प्रॉपर्टीज, दौलत, गाड़ियां और यहाँ तक कि उसकी जान भी। पर आखिर वो छोटी सी गलती क्या थी और कैसे 7 मुल्कों की पुलिस की कोलैबोरेशन ने इस किंग ऑफ डार्क वेब को ढूंढ निकाला? आइए समझते हैं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, ये बात है 2010 की, जब डार्क वेब आहिस्ता आहिस्ता उठ रहा था। डार्क वेब इंटरनेट की दुनिया का दूसरा रुख है, जहाँ पे हर किस्म के इलीगल काम होते हैं। ड्रग्स और वेपन से लेकर टारगेट किलिंग के कॉन्ट्रैक्ट्स लेने तक सारा काला बिजनेस यहीं पे होता है। यहाँ पर ऐसे ऐसे काम होते हैं कि जिन पर हमारा यकीन करना भी मुश्किल है। डार्क वेब पे इस तरह के सारे कामों के पीछे भी एक बहुत ही खास वजह है। दुनिया भर में तमाम इलीगल काम करने वाले लोग अपनी आइडेंटिटी को छुपाना चाहते हैं ताकि पुलिस और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के हाथ ना आ सके। और डार्क वेब पे इनका ये मसला हमेशा हमेशा के लिए हल होता हुआ नजर आ रहा था। जिस तरह हम नॉर्मल इंटरनेट पर ब्राउजिंग के लिए गूगल क्रोम का इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह डार्क वेब की ब्राउजिंग को इस्तेमाल करने के लिए स्पेशल ब्राउजर यूज होते हैं जो यूजर की आईडी को बहुत सारे सर्वर के जरिए प्रोटेक्शन देते हैं। इनमें से एक का नाम टोर ब्राउजर है। 2010 से पहले डार्क वेब का इतना ज्यादा रुझान नहीं था, लेकिन इसके बाद क्रिप्टो करेंसी के आते ही इलीगल पेमेंट ट्रांसफर करने का मसला भी हल हो गया, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी को ट्रैक करना किसी भी अथॉरिटीज के लिए नामुमकिन है। डार्क वेब में सारे इलीगल मसले हल हो चुके थे, यूजर की आइडेंटिटी भी सेफ थी और पेमेंट ट्रांसफर करना भी काफी सेफ हो चुका था। अब सिर्फ एक चीज की जरूरत थी और वो था एक अच्छा और रेप्यूटेबल प्लेटफॉर्म या फिर डार्क वेबसाइट। सबसे पहले सिल्क रोड नामी डार्क वेबसाइट बनी, जिसको इंटरनेट की इस अंधेरी दुनिया में काफी कामयाबी मिली, जिसकी शुरुआत फरवरी 2011 में हुई और इसके ओपन होते ही 1 लाख यूजर ने इसे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। लेकिन 2.5 सालों बाद सिल्क रोड वेबसाइट का मालिक पकड़ा गया और ये वेबसाइट बंद कर दी गई। पर क्योंकि इस बिजनेस की काफी डिमांड थी, तो कुछ ही दिनों में डार्क वेब की बहुत सारी वेबसाइट लॉन्च कर दी गई, जिसमें सिल्क रोड 2.0 और एव्यूलेशन नामी वेबसाइट भी शामिल थी। इन वेबसाइट पर सेल परचेज के लिए कस्टमर अपने बिटकॉइन वेबसाइट को देते और परचेजिंग के बाद ये वेबसाइट अपना कमीशन काटकर बाकी के बिटकॉइन सेलर को पहुंचा देते थे। अब चूंकि यहाँ पर होता ही सारा ब्लैक बिजनेस है, तो अक्सर वेबसाइट ऑपरेटर कस्टमर के सारे पैसे लेकर वेबसाइट बंद करके भाग जाते थे, जिसको एग्जिट स्कैम भी कहते हैं। वैसे भी ना तो कोई उन्हें जानता था और डार्क वेब की वजह से उन्हें ट्रेस करना भी नामुमकिन था, तो एग्जिट स्कैम की वजह से ड्रग डीलर्स दूसरे प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट हो जाते थे। डार्क वेब के शुरुआती सालों में यहाँ पर बहुत स्कैम्स होते रहे। एग्जिट स्कैम्स और प्लेटफॉर्म ओनर का पकड़े जाना और हैकिंग बहुत कॉमन थी। यहाँ पर एक रेपुटेबल और ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म की जरूरत थी और यही वो वक्त था जब 2014 में अल्फाबे नामी डार्क वेबसाइट लॉन्च हुई। इसे लॉन्च करने वाले का ना तो किसी को नाम पता था और ना ही लोकेशन। वो अपने आप को अल्फा 02 नाम से मुतारफ करवाता था। शुरुआत में अल्फाबे पर सिर्फ चोरी शुदा क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन मिलती थी, लेकिन बाद में यहाँ पर दूसरे प्रोडक्ट्स की भी सेल परचेजिंग शुरू हो गई, जैसा कि मनी लॉन्ड्रिंग और ड्रग्स। कुछ चीजें ऐसी भी थीं जिनकी अल्फाबे पर ट्रेड करने की इजाजत नहीं थी, जिनमें चाइल्ड अब्यूज और चोरी शुदा रशियन क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन। लेकिन ऐसा क्यों था? शायद अल्फाबे रशियन लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से पंगा नहीं लेना चाहता था, या फिर वो यूएसए लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी
ایجنसीज को ये दिखाना चाहता था कि वो रशिया में बैठकर इसे चला रहा है। ऑफ कोर्स यूएसए का रशिया पे कंट्रोल नहीं है। पहले ही साल अल्फाबे ने डार्क वेब पर अपने पांव जमाना शुरू कर दिए। एक ही साल में यहाँ पर 2 लाख कस्टमर और 40,000 सेलर्स सुकून से अपना काम यहाँ पर करने लगे। 2017 तक अल्फाबे पे 3 लाख प्रोडक्ट्स लिस्ट हो चुके थे और रोजाना करीब $5 लाख की सेल भी होने लगी। अल्फाबे 02 जिसको कोई जानता नहीं था वो इस सेल से महीने के $6 लाख कमाने लगा और देखते ही देखते डार्क वेब की दुनिया का बादशाह बन गया। अल्फाबे डार्क वेब की सबसे बड़ी प्लेटफॉर्म बन चुकी थी जिसने डीलर्स और कस्टमर के बीच में अपना ट्रस्ट लेवल बना दिया था। इन सब के बीच दुनिया भर की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज अल्फाबे 02 की असल पहचान ढूंढने की कोशिश कर रही थी, पर अभी तक तो वो नाकाम रही थी। अमेरिकन इन्वेस्टिगेटर अल्फाबे के असली सर्वर की लोकेशन जानना चाहते थे ताकि डाटा सेंटर में रेड करके प्लेटफॉर्म को बंद कर दिया जाए और शायद इससे अल्फाबे 02 तक पहुंचने का भी कोई रास्ता मिल सके। नॉर्मली किसी भी वेबसाइट की सर्वर लोकेशन यानी जहां पे वेबसाइट होस्ट होती है वो मालूम करना इतना मुश्किल नहीं होता, लेकिन डार्क वेब सिर्फ टोर ब्राउजर के जरिए एक्सेस हो सकती है जो कि दुनिया भर के रैंडम सर्वर के नीचे असल वेबसाइट के सर्वर को छुपा के रखता है। यही वजह थी कि अमेरिकन इन्वेस्टिगेटर्स का अल्फा 02 तक पहुंचना नामुमकिन था, लिहाजा वो अल्फाबे पर नॉर्मल यूजर बन के ड्रग्स खरीदने लगे इस उम्मीद में कि ड्रग डीलर कभी तो कोई गलती करे जिसकी मदद से हम उस तक पहुंच सकें। मगर इससे तो सिर्फ ड्रग डीलर पकड़ा जाएगा, मगर एजेंसीज को तलाश थी अल्फाबे के मास्टरमाइंड अल्फा 02 की, जो कि इस मामले में काफी एहतियात कर रहा था। उसको इस अंधेरी दुनिया में बचे रहने के सारे तरीके मालूम थे। पिछले कई सालों में उसने कोई ऐसी छोटी सी गलती भी नहीं की कि अथॉरिटीज को कोई इशारा मिल सके, लेकिन फिर 2017 में अथॉरिटीज को अल्फाबे तक पहुंचने का सुराग मिल ही गया। DEA यानी ड्रग लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के एक ऑफिसर रॉबर्ट मिलर अल्फा 02 की तलाश में अपने कंप्यूटर के सामने बैठे थे कि अचानक उनको एक ईमेल रिसीव हुई। इस ईमेल में अल्फा 02 के बारे में कुछ लिखा था और ईमेल भेजने वाला कोई नामालूम शख्स था। अब ये सब तो आपको पता ही है कि जब आप किसी वेबसाइट पर लॉगिन करते हो तो एक वेलकम ईमेल आती है, तो ऐसी ही एक वेलकम ईमेल इस शख्स को अल्फाबे की तरफ से आई थी जब ये प्लेटफॉर्म 2014 में नया लॉन्च हुआ था। और ये वेलकम ईमेल जिस एड्रेस से आई थी वो ये ईमेल एड्रेस था। हालांकि ये गलती बाद में फिक्स कर दी गई, लेकिन टिप देने वाले ने ये रियल एड्रेस सेव करके रखा था जो उसने DEA के ऑफिसर रॉबर्ट मिलर के साथ शेयर किया। इन्फॉर्मेशन देने वाला शख्स कौन था? आया कि वो अल्फाबे का कोई कॉम्पिटिटर हो या कोई ड्रग डीलर या तो फिर कोई कस्टमर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अब DEA को अल्फाबे की सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल चुकी थी जो उनके लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। इस ईमेल को इस्तेमाल करके बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साइन अप किया गया। skyrock.com एक फ्रेंच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म था जिसपे इसी ईमेल एड्रेस से एलेक्स नाम से साइन अप किया गया था और इस प्लेटफॉर्म से इन्वेस्टिगेटर्स को एलेक्स की 2008 और 2009 की तस्वीरें भी मिल गईं जो कि शायद अल्फा 02 की ही थी। इसी ईमेल से एक डेटिंग प्रोफाइल भी लिंक थी जिसमें एलेक्स ने अपने होम टाउन का नाम भी लिखा था जो कि कनाडा का एक शहर था। 2008 की इस प्रोफाइल के मुताबिक उस वक्त वो 17 सालों का था और ईमेल में 91 शायद उसका बर्थ ऑफ ईयर भी है। इसी ईमेल का इस्तेमाल करके 2008 में उसने एक फ्रेंच टेक्नोलॉजी पर भी पोस्ट किया था जिसमें उसका यूजर नेम अल्फा 02 जबकि पोस्ट के आखिर में उसका रियल नाम भी लिखा हुआ था अलेक्जेंड्रे केजेस। अथॉरिटीज के पास अल्फा 02 का रियल नाम आ चुका था, लेकिन वो है कहां पर? लिंक्डइन पर अलेक्जेंड्री ने खुद को एक सॉफ्टवेयर डिजाइनर शो किया हुआ था, लेकिन उसकी करंट लोकेशन का क्लू फेसबुक से मिला। अथॉरिटीज को फेसबुक पर एक थाईलैंड लड़की की प्रोफाइल मिली जो अलेक्जेंड्रे की फियांसे थी। शायद अलेक्जेंड्रे केजेस थाईलैंड में ही रहता होगा। इस इंफॉर्मेशन के मिलते ही अमेरिकन अथॉरिटीज बैंकॉक पहुंच गई और थाईलैंड अथॉरिटीज के साथ मिलकर ये मालूम कर लिया कि अलेक्जेंड्रे ने बैंकॉक में कई प्रॉपर्टीज खरीद रखी हैं। ये वक्त उसको पकड़ने का नहीं बल्कि छुप के उस पर नजर रखने का था। उसका एक विला था जिसमें वो अपनी थाई बीवी के साथ रहता था। दूसरा $3 मिलियन का मेंशन बैंकॉक के बाहर था जहाँ पे वो अपनी अय्याशियां करता था। पुकेट में एक हॉलीडे होम और एक विला वो साइप्रस में खरीदने वाला था। एजेंट्स ने उसकी सारी हरकतों पर नजर रखना शुरू कर दी। वो अपनी लैम्बोर्गिनी में बैंकॉक घूमता। इस
بات سے بالکل بے خبر کہ امریکہ، کینیڈا، تھائی لینڈ کے ایجنٹس اس کا پیچھا کر رہے ہیں۔ اپنی روزمرہ کی زندگی میں ڈارک ویب کا کنگ ایک نارمل انسان تھا۔ وہ صبح جلدی اٹھتا اور تقریباً سارا دن گھر میں ہی رہتا تھا۔ اس سب کے بیچ اتھارٹیز نے اسے اریسٹ کرنے کا پلان بنانا شروع کر دیا، پر مسئلہ یہ تھا کہ اگر اس کو ایسے ہی اریسٹ کر لیا گیا تو کورٹ میں ثابت نہیں ہو پائے گا کہ یہی الفابے کا مالک ہے۔ اسی لیے انویسٹیگیشن ٹیم چاہتی تھی کہ اسے رنگے ہاتھوں پکڑا جائے جب وہ اپنے لیپ ٹاپ پر کام کر رہا ہو۔ الفابے بے شک ڈارک ویب سائٹ کی سب سے بڑی مارکیٹ تھی، لیکن اس کا بھی کمپیٹیٹر تھا۔ ہنسا کے نام سے ایک ڈارک ویب سائٹ فیمس تھی جس نے یورپین اتھارٹیز کی ناک میں دم کر رکھا تھا۔ جس وقت اتھارٹیز الفابے کے مالک الیگزینڈرے کو اریسٹ کرنے کا منصوبہ بنا رہی تھی، اسی وقت یورپین اتھارٹیز کو ایک بڑی کامیابی ملی۔ انہوں نے ہنسا مارکیٹ کی سرور لوکیشن کا پتہ لگا لیا تھا۔ شاید کسی انفارمر کی مدد سے وہ ہنسا مارکیٹ کے سرور بند نہیں کرنا چاہتے تھے، کیونکہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ ہنسا مارکیٹ نئے سرور پر دوبارہ چلا دی جائے گی۔ انہوں نے چپکے سے ہنسا کا ڈیٹا کاپی کیا اور ایڈمن کی چیٹ پڑھنے کے بعد یہ پتہ لگانے میں کامیاب ہو گئے کہ ہنسا مارکیٹ کا مالک جرمنی میں رہتا ہے۔ یورپین اتھارٹیز نے جرمنی اتھارٹیز کے ساتھ مل کر ہنسا کے مالک کو ڈھونڈنے کی کوششیں شروع کر دیں۔ اسی دوران ایف بی آئی نے یورپین اتھارٹیز کو یہ بتایا کہ وہ الفا 02 کو اریسٹ کر کے الفابے کو بند کرنے جا رہے ہیں۔ امریکن، یورپین اور جرمن اتھارٹیز سمیت ٹوٹل 7 ملکوں کی ایجنسیز نے اس آپریشن کو ایک نیا رنگ دینا چاہا، جس کو آپریشن بیونٹ کا نام دیا گیا۔ پلان کے مطابق یورپین اتھارٹیز نے ایف بی آئی کو کہا کہ وہ الفا 02 کو تب تک اریسٹ نہ کریں جب تک ہم یورپ کی ہنسا مارکیٹ پر اپنا کنٹرول حاصل نہ کر لیں۔ یہ ایجنسیز کا کافی چلاک فیصلہ تھا۔ ڈارک ویب سائٹ پر اکثر یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک ویب سائٹ بند ہوتی ہے تو کسٹمر اور ڈیلر دوسری ویب سائٹ پر شفٹ ہو جاتے ہیں۔ ہنسا ویب سائٹ کیونکہ ڈارک ویب کی دوسری بڑی مارکیٹ تھی، اسی لیے جب الفابے بند ہوگی تو سارے ڈیلر ہنسا مارکیٹ پہ شفٹ ہو جائیں گے، جو کہ پہلے سے ہی یورپین اتھارٹیز کے قبضے میں ہوگی۔ اس سے ہزاروں نئے ڈیلرز کو پکڑا جا سکے گا۔ آپریشن بیونٹ ایک طرح کا ہنی ٹریپ تھا۔ اس سب کے دوران الیگزینڈرے کیزز کو کسی بھی چیز کا علم نہیں تھا۔ وہ بینکاک میں اپنی عیاشیوں میں مصروف رہا۔ 20 جون 2017 کو مشن کا پہلا حصہ کامیاب ہو گیا۔ یورپین اتھارٹیز نے ایک ہی وقت میں ہنسا مارکیٹ کے ڈیٹا سینٹر کو نیدرلینڈز میں ریڈ کیا، اور اسی وقت جرمن اتھارٹیز نے جرمنی کے شہر سیئن اور کلون میں ہنسا کے مالکان کو بھی اریسٹ کیا، لیکن یہ خبر پبلک نہیں کی گئی۔ ہنسا مارکیٹ اب یورپین اتھارٹیز کے کنٹرول میں تھی اور اس بات کا ڈارک ویب پر کسی کو بھی پتہ نہیں تھا۔ اور دوسری طرف مشن کا دوسرا پارٹ یعنی کہ الیگزینڈرے کیزز کو اریسٹ کرنے کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ ڈی ای اے، ایف بی آئی اور تھائی اتھارٹیز چاہتی یہ تھیں کہ الیگزینڈرے کو رنگے ہاتھوں پکڑا جائے جب اس کا موبائل اور لیپ ٹاپ کھلا ہوا ہو۔ اسی لیے انہوں نے ٹوئٹا کیمری میں اپنی ایک فیمیل ایجنٹ بٹھا کر ٹاسک دیا کہ وہ الیگزینڈری کے ولا پر جا کر جھوٹ موٹ کا ایکسیڈنٹ کرے اور گاڑی اس کے گیٹ پر ٹھوک دے۔ اس سے ہوگا یہ کہ اندر موجود الفا 02 یعنی الیگزینڈرے کیزز اچانک اپنا سب کچھ کھلا چھوڑ کر باہر نکلے گا، اور خوش قسمتی سے ہوا بھی ایسا ہی جیسا کہ پلان کیا گیا تھا۔ 5 جولائی 2017 کی صبح کو جب ٹوئٹا کیمری الفا 02 کے گیٹ سے ٹکرائی تو وہ اپنا کھلا لیپ ٹاپ چھوڑ کر اور اپنا ان لاک فون لے کر باہر کی طرف بھاگا۔ اسی وقت کچھ ایجنٹس نے اسے پکڑ لیا اور اندر جا کر اس کے لیپ ٹاپ کا کنٹرول سنبھالا، جس میں الفابے کا کنٹرول پینل کھلا ہوا تھا۔ الیگزینڈرے کیزز رنگے ہاتھوں پکڑا جا چکا تھا۔ اتھارٹیز نے اس کے لیپ ٹاپ کی چھان بین کے بعد سارے پاس ورڈ کاپی کر لیے، اس کی گاڑیاں، اس کی پراپرٹیز اور بلین ڈالرز کے بٹ کوئنز ضبط کر لیے گئے۔ پر یہیں الیگزینڈرے کورٹ میں پیش ہونے سے پہلے ہی مرنے والا تھا۔ الیگزینڈرے کو ابھی اریسٹ ہوئے 1 ہفتہ ہی گزرا تھا کہ اس نے کسٹڈی میں ہی خود کو پنکھے سے لٹکا کر خود کی جان لے لی۔ صرف ایک غلطی ڈارک ویب کے کنگ کا سب کچھ بلکہ اس کی جان بھی لے گئی۔ ادھر الفابے کو بند کرنے کے بعد جیسا سوچا گیا تھا ویسے ہی سارے ڈیلرز نے ہنسا مارکیٹ کا رخ کیا، جو کہ خود یورپین اتھارٹیز کے قبضے میں تھی۔ ہزاروں نئے ڈیلر پکڑے گئے اور پھر بعد میں ہنسا مارکیٹ کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا۔ اسی دن یو ایس جسٹس ڈپارٹمنٹ نے اس آپریشن کے بارے میں پریس کانفرنس
कॉन्फ्रेंस की और डार्क वेब के 2 सबसे बड़े प्लेटफॉर्म को बंद करने की खबर मीडिया पर शेयर की। लेकिन अभी भी डार्क वेब पर कुछ ऐसी वेबसाइट्स मौजूद हैं जिन पर सारे इलीगल काम होते हैं और लोग पकड़े भी जाते हैं। और कैसे FBI इन मुजरिमों को पकड़ती है उस पे मेरी YouTube पे पहले ही मुकम्मल वीडियो अपलोडेड है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। गुड बाय।